हेलो फ्रेंड्स, मैं एम.ए. हक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली और IIPA में गेस्ट फैकल्टी होने के साथ साथ मैं दिल्ली के टॉप मोस्ट IAS इंस्टीट्यूट्स में विगत 12 वर्षों से IAS एस्पिरेंट्स को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, एथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी एंड CSAT को लेकर लगातार गाइड करता आ रहा हूँ। फ्रेंड्स, जैसा वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर या डिबेट का सबसे बड़ा इशू है GDP और GDP में नकारात्मक 23.9% की गिरावट। फ्रेंड्स, क्या इससे भारत की अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ेगा? GDP होती क्या है, ये किस प्रकार से मापा जाता है और इसका किस प्रकार से सामंजस्य पूरे विश्व के इकोनॉमी के साथ होता है, इसे हम आज बहुत सरलता से समझने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं कि किसी भी देश की एक निश्चित भौगोलिक सीमा होती है और उस भौगोलिक सीमा में बहुत सारे आर्थिक गतिविधियां संपन्न होती हैं। इन समस्त आर्थिक गतिविधियों को हम दो पार्ट में डिवाइड करके देख सकते हैं, जिसमें से एक होता है जिसे हम कहते हैं वस्तु का उत्पादन और दूसरा होता है सर्विस का उत्पादन। वस्तु के उत्पादन का सामान्य अर्थ है जैसे फॉर एग्जांपल कृषि से संबंधित वस्तु, निर्माण से संबंधित वस्तु या अन्य प्रकार के जो भी वस्तुएं होती हैं। सर्विस का संबंध ये होता है कि मनुष्य अपनी कुशलता के माध्यम से लोगों को सेवाएं देकर आर्थिक गतिविधियां या आर्थिक अर्थ उपार्जन करता है। उदाहरण स्वरूप जैसे शिक्षक पढ़ा करके पैसा अर्जित करते हैं, इसी प्रकार से सर्विसमैन अलग अलग जगह पे सर्विस करके पैसा अर्जित करते हैं। हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन होते हैं, चाहे वो गुड्स के हों या सर्विस के हों, वो एक भौगोलिक सीमा के अंतर्गत देश के नागरिक भी करते हैं और विदेश के भी नागरिक करते हैं। तो एक वित्तीय वर्ष जो भारत का स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, तो एक वित्तीय वर्ष में हमारे जितने भी उत्पाद और सर्विस के सम के जोड़ को हम लोग GDP के रूप में मापते हैं। इसके अंतर्गत अगर मैं आपको ऐसे समझाना चाहूँ तो सपोज कीजिए कि ये पेन है और इस पेन का निर्माण किया गया, इसको बेचा गया और फाइनली इससे अर्निंग की गई। इसी प्रकार से नाई के यहाँ पे जाके आप हेयर कटिंग करवाएं तो वो सर्विस हो गया। इस प्रकार से बहुत सारे गुड्स जो हैं बनते हैं और बिकते हैं। इसी तरह से बहुत सारी सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जाती है। उसका कुल कॉस्ट किसी भी राष्ट्र का GDP कहलाता है। अगर हम भारत में GDP की परिभाषा को डिफाइन करें तो 2015 से इसकी परिभाषा में परिवर्तन की गई है और GDP को जो मापने वाली एजेंसी है उसको हम लोग CSO कहते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंतर्गत जो एक नई पद्धति को इंट्रोड्यूस किया गया है उसको हम लोग कहते हैं GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये सारी बातें क्या है इसको हम आपके साथ सूक्ष्मता से विस्तार से समझेंगे, लेकिन इनको समझने से पहले 2-3 बातों को आपको और समझना होगा। उसके बाद हम आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सपेक्टेड है कि ये चीज़ें आए। आप जानते हैं कि हम लोग ने भी कोरोना के समय में जो बच्चों को परेशानियां हो रही थी ऑफलाइन क्लास बंद होने से, इसके वजह से हमने हॉक स्टडी सर्कल का निर्माण किया और इसके माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है UPSC 2020 के लिए और साथ ही साथ अभी हमारा फाउंडेशन बैच भी चल रहा है इवनिंग में 6 to 8 2021 के लिए। आइए इन सारी इन्फॉर्मेशन के बाद हम आपके साथ जो बातें बता रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। भारत में जो कुल एक वर्ष में सेवा और उत्पाद, चाहे वो देसी नागरिक कर रहे हो या विदेशी नागरिक या कंपनी के द्वारा किया जा रहा हो, उसका टोटल, उसका सम होता है
$3.2 ट्रिलियन। यानी एक वित्तीय वर्ष में भारत में जो आर्थिक गतिविधियां संपन्न होती है उत्पादन से और सर्विस से, उसका कॉस्ट है $3.2 ट्रिलियन। अगर हम उसको रुपए में बदलें तो वो हो जाएगा 23,47,000 करोड़, यानी 2.47 करोड़ रुपीस। अब इतना जो हमारे यहाँ जो अर्निंग होती है, इस अर्निंग को हम लोग 3 सेक्टर से जनरली करते हैं। एक जिसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, दूसरा जिसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, और तीसरा जिसको हम लोग टर्सरी सेक्टर कहते हैं। जैसे हमने आपको कहा कि प्राइमरी सेक्टर, तो प्राइमरी सेक्टर का नाम सुनते ही आपको लगता है या कई लोग जानते होंगे कि कृषि से संबंधित चीज़ें, पर वास्तविकता में प्राइमरी सेक्टर का मतलब कृषि से संबंधित नहीं होती, बल्कि प्राइमरी सेक्टर का मतलब ये होता है कि नेचर से जो भी आपको प्राप्त होंगे वो सारे के सारे प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आएंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कृषि प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जितने भी उत्पाद होते हैं वो, फॉर एग्ज़ाम्पल वन, फॉर एग्ज़ाम्पल मत्स्य, फॉर एग्ज़ाम्पल खनन, ये सारे के सारे प्राइमरी सेक्टर कहलाते हैं। भारत के कुल जीडीपी का प्राइमरी सेक्टर में योगदान 15% के आसपास है। अब दूसरी बात होती है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब ये होता है कि जो आपको प्राइमरी सेक्टर से मिला उसको आप वैल्यू ऐड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर। तो अगर हम इस संदर्भ में कहें कि सेकेंडरी सेक्टर हमारे यहाँ कितना होता है, तो ये 23% सेकेंडरी सेक्टर का योगदान है जीडीपी में। सेकेंडरी सेक्टर, जैसे अभी हमने आपको कहा कि जो प्राइमरी सेक्टर होते हैं उसमें जो हम वैल्यू एडिट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर। जैसे अगर मान लीजिए आपने गेहूँ उपजाया, तो गेहूँ है प्राइमरी सेक्टर से, लेकिन जैसे ही उसको हमने आटा में कन्वर्ट किया दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर, उसमें वैल्यू एडिट हो गया। फिर आटा को हमने ब्रेड बनाया, वो भी सेकेंडरी सेक्टर। इसी तरह से अगर लकड़ियां हैं तो वह है प्राइमरी सेक्टर, लेकिन जब लकड़ियों से आप फर्नीचर बनाते हैं तो सेकेंडरी सेक्टर। जब आपको कच्चा सामग्री मिनरल्स आपको मिलता है दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर, लेकिन जब आप उस मिनरल से आप स्टील या इस तरह के चीज़ों का निर्माण करते हैं दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर। तो हमारे जीडीपी में सेकेंडरी सेक्टर का योगदान है 23% के आसपास। एंड लास्ट होता है टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में ये होता है कि व्यक्ति अपनी कुशलता, अपने क्षमता, अपने गुणवत्ता इत्यादि के माध्यम से जो आर्थिक गतिविधियों को संपन्न करते हैं और जो पैसे अर्न करते हैं दैट इज़ कॉल्ड टर्सरी सेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर टीचर्स के अंदर पढ़ाने की स्किल है, गुण है और उसे प्राप्त पैसे होते हैं दैट इज़ कॉल्ड टर्सरी सेक्टर। इसी तरह से आप कह सकते हैं जो कुक है वो खाना बनाता है तो उसको टर्सरी सेक्टर में कहेंगे। नाई जो हेयर कटिंग करता है वो टर्सरी सेक्टर में है। जितने भी इस प्रकार के सर्विस प्रोवाइडर हैं, भारत के कुल जीडीपी का 62% टर्सरी सेक्टर से आता है। अब अगर हम जीडीपी की कैलकुलेशन करते हैं, चाहे वो वस्तु के संदर्भ में हो या सेवा के संदर्भ में हो, तो 2015 के बाद एक नया फॉर्म आया और वो फॉर्म ये है कि अब हम जीडीपी का कैलकुलेशन करते समय मार्केट प्राइस के आधार पर उसका मूल्यांकन करते हैं। मार्केट प्राइस क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस पेन का निर्माण करते हैं और इस पेन की कॉस्ट आती है 10 रुपये, तो ये है लागत प्राइस। 2015 से पहले लागत प्राइस पर हम लोग जीडीपी का मूल्यांकन करते थे, लेकिन 2015 के बाद क्या हुआ कि इसकी जो लागत प्राइस है, सपोज कीजिए 10 रुपये, इस पे सरकार ने टैक्स लगाया 2 रुपये, तो इसका कॉस्ट हो गया 12 रुपये। अब फिर सरकार अगर ये कहती है कि हम शिक्षण सामग्रियों पर 1 रुपया सब्सिडी या छूट देते हैं, तो अब ऐसे स्थिति में 12-1 दैट इज़ कॉल्ड 11 रुपये। तो इस पेन का अब मार्केट प्राइस हो गया 11 रुपये। इसीलिए इस तरह के जितने भी वस्तु का निर्माण या सेवाओं का निर्माण होगा उनका समुच्चय कहलाएगा जीडीपी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पार्लर में गए तो पार्लर का कॉस्ट अगर है 100 रुपये और उस पर आपने जीएसटी दिया 10 रुपये, तो 110 रुपये। किसी वजह से पार्लर ने आपको 5 रुपये की छूट दे दी, तो अब वहाँ पर जो जीडीपी है वो 105 रुपये की।
तो हमने आपको जीडीपी के बारे में समझा दिया कि लागत प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी, इस प्रकार के समस्त जो चीज़ें होती है सम, वो जीडीपी कहलाती है। देश के अंदर भौगोलिक सीमा में होनी जरूरी है। ये देसी कंपनी, व्यक्ति, विदेशी कंपनी और व्यक्ति सभी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जानते हैं कि एडिडास, रिबॉक ये बाहर की कंपनी है और यहाँ आकर के प्रोडक्ट्स बेचती है, तो इसके प्रोडक्ट्स के सेल के बाद जितने पैसे अर्न होते हैं वो भारत के जीडीपी में काउंट होते हैं। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट या फेसबुक या और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको सर्विस देते हैं भारत के अंदर, और जो पैसे अर्न होते हैं वो पार्ट ऑफ जीडीपी इंडिया। क्लियर? अब आगे समझिए इस बात को। वर्तमान समय में जो जीडीपी के ग्रोथ होते हैं उस ग्रोथ रेट को हम लोग ईयरली नापते हैं कि एक ईयर में ये कैसे आगे बढ़ेगा, और उसके लिए हम हर 3 माह पर उसको नापने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से ये आगे की ओर बढ़ेगा या घटेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपने कभी देखा कि जीडीपी का ग्रोथ रेट 10%, ऐसे कहीं आपने पढ़ा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगले वर्ष तक आपकी जो जीडीपी है वो 10% से बढ़ जाएगी। यानी अगर सपोज कीजिए कि भारत की जीडीपी 23 लाख करोड़ है, तो अगले वर्ष 2.3 लाख करोड़ और इंक्रीज होगा, इसलिए अगले वर्ष भारत की जीडीपी हो जाएगी 25.3 लाख करोड़। तो जीडीपी ग्रोथ रेट का मतलब होता है कि आने वाले समय में जो अर्थव्यवस्था है वो फैलेगा। अब जब आप समझ रहे हैं कि 2.3 लाख करोड़ का अगर मान लीजिए ग्रोथ होता है, तो ऐसे स्थिति में वो प्राइमरी सेक्टर में भी ग्रोथ को करेगा, सेकेंडरी में कभी करेगा और टर्सरी में भी करेगा। यानी प्रोडक्शन का जो चीज़ें हैं वो बढ़ जाएंगी। यानी पहले अगर 10 पेन बन रहा था तो अब 11 पेन बनेगा, और निश्चित तौर पे अगर 11 पेन बनता है तो फिर ऐसे स्थिति में क्या होगा कि आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्कर को रखने पड़ेंगे जिससे रोजगार जनरेट होंगे। इसी प्रकार सर्विस में भी अगर ग्रोथ होता है तो और ज़्यादा से ज़्यादा आप एम्प्लॉय जनरेट करते हैं ताकि सर्विस प्रोवाइड किया जा सके। फॉर एग्जांपल, अगर हेयर कटिंग के यहाँ आप पहले 2 स्टाफ था और अब चीज़ें बढ़ रही हैं तो उन्हें 3 स्टाफ रखना पड़ेगा। अब आइए बात करते हैं जो वर्तमान समय की स्थिति है उस स्थिति के बारे में कि भारत में अभी जो डेटा आया एक तिमाही का, उस तिमाही के डेटा में ये प्रदर्शित हुआ कि भारत का जीडीपी जो है वो -23.9 रहा है। -23.9 का मतलब क्या होता है उसको समझने की ज़रूरत है कि अगर हम जीडीपी में अभी 23.47 लाख करोड़ है, तो अब उसमें से 23.9 यानी अगर हम 24% कह सकते हैं तो वो अब डाउन हो जाएगा। यानी अब हमारी जो कुल उत्पाद और सर्विस का जो एक सम होगा एक वित्तीय वर्ष में, वो 23.47 लाख से 24% डाउन करेगा, यानी 5.29 लाख करोड़ रुपए कम हो जाएगा। इसलिए आने वाले वर्ष में जो हमारे जीडीपी की जो सम होगी, जो टोटल जीडीपी होगा एक वित्तीय वर्ष में, वो लगभग 18 लाख करोड़ का होगा। अभी कितना है? 23.5 लाख करोड़। तो 5.5 लाख करोड़ अगर जीडीपी कम हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके अर्थव्यवस्था में जो प्रोडक्शन और सर्विस की डिमांड है, उस डिमांड या उसकी आवश्यकता में लगभग 1/4 की कटौती होगी। 1/4 श्रिंक करेगा, 1/4 छोटा होगा, और जब 1/4 छोटा होगा तो निश्चित तौर से आप देखेंगे कि उत्पादन में और सर्विस में, प्रोडक्शन एंड सर्विस दोनों में 1/4 की गिरावट दर्ज होगी। इसलिए जब 1/4 की गिरावट दर्ज होगी तो ऐसे स्थिति में जो पहले से एम्प्लॉय काम कर रहे थे, अब चूँकि प्रोडक्शन की डिमांड कम हो गई, प्रोडक्शन में पैसा कम हो गया, तो ऐसे स्थिति में 1/4 एम्प्लॉय कम हो जाएगा। इसका सीधा परिणाम बेरोजगारी की समस्या से उभर करके सामने आएगी और आपके जेब पर भी 1/4 का इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप अपने जेब से, कोई भी व्यक्ति जब जीडीपी
को हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग उसको मार्केट प्राइस से कैलकुलेट करते हैं। मार्केट प्राइस का मतलब है कि एक कंज्यूमर जो है जब किसी वस्तु को फाइनल अपने बटुए से ले लेता है, पैसे दे करके ले लेता है, तो उसके हिसाब से उसका सम हम निकालते हैं जीडीपी पे। तो निश्चित तौर पे जब आपकी आय में कमी होगी और जीडीपी में जो 5.29 लाख का गिरावट होगा, तो ऐसे स्थिति में आपके पास अर्निंग की भी गिरावट होगी और फाइनली जो है आप कंज्यूमर के रूप में पैसे कम मार्केट में डालेंगे, पैसे कम खर्च करेंगे क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। हो सकता है बेरोजगारी की समस्या हो, तो ऐसे स्थिति में इकोनॉमी और श्रिंक करने की संभावना दिखाई जाती है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो डेटा है 23.9% जीडीपी डाउन का, इसका इफ़ेक्ट जैसे विदेशों में या विकसित देशों में जितना होगा उससे ज़्यादा भारत में होगा। भारत में इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि ये भारत में बहुत सारे जो इकोनॉमिक गतिविधियां हैं वो जो है उनका कोई लेखा जोखा नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप ठेले से सब्जी लेते हैं या सामान लेते हैं जिसका कि कोई अकाउंटिंग नहीं होता। बहुत सारे ऐसे सर्वेंट हैं जिसका जो आप पेमेंट देते हैं उसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होती और वो सब अभी जो है बेरोजगार है। तो इसका मतलब ये है कि ठेला वाला, मोची वाला, ड्राइवर, सर्वेंट, होटल में जो कुक का काम करते थे, होटल में जो सर्व करते थे, उन सब की जो है नौकरियां लगभग अभी नहीं है उनके पास और इनका कोई लेखा जोखा नहीं है। इसीलिए अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, यानी फॉर्मल सेक्टर जैसे रेलवे, जैसे एसएससी, जैसे और भी बैंकिंग सेक्टर, इसमें तो 23.9% की गिरावट तो है ही, लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसकी गिरावट मोर देन 50% या 60% है। आप जरा अपने आसपास में जरा ध्यान से देखें तो आप देखें कि कितने ऐसे लोग जो आपके साथ जुड़े हुए थे वो सब के सब बेरोजगार हैं और उनको कोई भी मालिक जो है वो अकाउंट में पैसा नहीं देती थी, उसको कैश दे देती थी। तो ऐसे स्थिति में क्या होता था कि उनका रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। ओके, तो ये सारी हमारी स्थितियां हैं। अब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि अगर किसी भी देश में रोजगार की समस्या अगर उत्पन्न हो जाती है, यानी बेरोजगारी समस्या बढ़ती है, तो उसको टैकल करने के लिए क्या समाधान किए जाते हैं। इसके संदर्भ में मैं आपको 2-3 बड़े देशों का एग्जाम्पल दूंगा और बताऊंगा कि वहाँ पर अगर इकोनॉमी सुधर रही है या कि उसमें रुकावट मतलब स्टैग्नेंसी है, नेगेटिव ग्रोथ रेट कम हो रहा है, तो उसके कारण क्या है। तो इसके लिए आप मेरे अगले वीडियो को देखें ज़रूर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें एंड मेरे जो चैनल है हॉक स्टडी सर्किल उसको आप सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस तरह के बहुत सारे जो जटिल चीज़ें हैं उसको सरलता के साथ आपको प्रस्तुत कर सकूं और एक सामान्य व्यक्ति, चाहे वो यूपीएससी का तैयारी कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, वो इस चीज़ को समझ सके और इसके प्रभाव को समझ सके और इस प्रभाव से बच सके। धन्यवाद। जय हिंद।